गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस बियॉन्ड इविल, जिसे लिखा है क्रिस्टोफर बेरी डी ने। साइकोपैथी की चौंकाने वाली सच्चाई और उसके सहयोगियों का पर्दाफाश, क्रिमिनोलॉजिस्ट की डरावनी यात्रा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है उस अंधेरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा में, जहां हम इंसानी शक्ल में छिपे उन राक्षसों के मन के अंधेरे कोनों में झांकेंगे जिन्हें हम सीरियल किलर और साइकोपैथ कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरीडी की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सेवेजेस के बारे में। क्रिस्टोफर बेरीडी ने अपने जीवन के कई साल दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों से बातचीत करने में बिताए हैं। उन्होंने उन लोगों के सामने बैठकर उनसे सवाल पूछे जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली, जिन्होंने दूसरों के दर्द में आनंद पाया और जो अपने किए पर कभी पछतावा नहीं करते। यह किताब सिर्फ अपराधियों की कहानी नहीं है, यह उनके मनोवैज्ञानिकों की भी कहानी है, जिनके साथ बातचीत करते हुए बेरीडी ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उपचारक और राक्षस के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली है। भाग 1, सीरियल किलर कौन होते हैं। किताब की शुरुआत कार्ल पेंजराम के एक चौंकाने वाले कोट से होती है, जो एक कुख्यात अमेरिकी सीरियल किलर था। उसने कहा था, मुझे न इंसान में विश्वास है, न भगवान में, न शैतान में। मैं पूरी मानव जाति से नफरत करता हूँ, खुद को भी शामिल करके। मैं कमजोरों, निर्दोषों और बेखबरों का शिकार करता हूँ। ये सबक मुझे दूसरों ने सिखाया। ताकतवर ही सही होता है। बेरेडी बताते हैं कि लोग अक्सर सीरियल किलर, मास मर्डरर और स्प्री किलर को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सीरियल किलर वे होते हैं जो 3 या उससे अधिक हत्याएं करते हैं, और प्रत्येक हत्या के बीच एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, यानी वे हत्या करते हैं, फिर कुछ समय रुकते हैं, फिर दूसरी हत्या करते हैं। मास मर्डरर एक ही समय में एक ही स्थान पर कई लोगों की हत्या कर देते हैं। उदाहरण के लिए रोनाल्ड डेफियो जूनियर, जिसने अमिटीविले हॉरर में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। स्प्री या रैम्पेज किलर थोड़े समय के भीतर कई स्थानों पर 2 या अधिक लोगों की हत्या करते हैं, जैसे माइकल रॉबर्ट रेयान, जिसने एक दिन में 16 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन इन सभी में एक बात समान है, वे बिना किसी चेतावनी के हमला करते हैं। भाग 2, संगठित और असंगठित हत्यारे। बेरेडी बताते हैं कि सीरियल किलर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड। संगठित हत्यारे अपने अपराधों की सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं। उनके पास अक्सर एक मर्डर किट होती है, रस्सियाँ, चाकू, दस्ताने और दूसरे उपकरण। वे अपने शिकार का चयन सोच समझकर करते हैं, उनका पीछा करते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। हत्या से पहले की ये स्टॉकिंग उन्हें मानसिक संतुष्टि देती है। वे शिकार को देखते हैं, उनकी आदतों को जानते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। असंगठित हत्यारे इसके विपरीत होते हैं। वे आवेग में आकर हत्या कर देते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं होती, कोई मर्डर किट नहीं होती। जो भी हथियार उस समय उपलब्ध होता है, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वे अक्सर गहरे गुस्से से भरे होते हैं, खासकर महिलाओं के प्रति। बेरी डी कहते हैं कि कई बार इन दोनों श्रेणियों के बीच ओवरलैप भी होता है, जिसे वे इन बिटवीनर्स कहते हैं। ये जटिलता ही है जो सीरियल किलर के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग को इतना चुनौतीपूर्ण बनाती है। भाग 3, क्या आप एक सीरियल किलर को पहचान सकते हैं? यह एक आम सवाल है। क्या हम किसी हिंसक साइकोपैथ को उसके हमला करने से पहले पहचान सकते हैं? बेरेडी का जवाब है, बिल्कुल नहीं। वह टेड बंडी के हवाले से कहते हैं, मैं सबसे ठंडे दिल वाला कमीना हूं जिससे तुम कभी मिलोगे। मेरे जैसे लोग तुम्हारे अगले दरवाजे पर रह सकते हैं। समाज ये मानना चाहता है कि वह बुरे लोगों को पहचान सकता है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है, कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। हम सीरियल किलर तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे पति हैं, हम हर जगह हैं, और कल और तुम्हारे बच्चे मरे होंगे। बंडी ने यह भी कहा था कि एक बार जब कोई सीरियल किलर अपना शिकार चुन लेता है, तो वह व्यक्ति मृत व्यक्ति की तरह चल रहा होता है। चाहे वह कितनी भी सावधानियां बरते, उसका भाग्य लगभग तय हो जाता है। बेरीडी एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं, कभी भी इन हथियारों के लिए सहानुभूति महसूस न करें। वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वे रोते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन ये सब हेर फेर है। वे सिर्फ अपनी दुर्दशा के लिए दया चाहते हैं। उन्हें अपने पीड़ितों के दर्द की कोई परवाह नहीं होती। भाग 4, सीरियल किलर का इंटरव्यू लेना। बेरीडी अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे वे सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने की तैयारी करते थे। वह कहते हैं कि किसी भी सीरियल किलर से मिलने से पहले आपको उसके बारे में उससे भी ज़्यादा जाना होता है। उसका पूरा इतिहास, उसका बचपन, उसके अपराधों का तरीका, उसकी मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स, सब कुछ। साइडोसेक्सुअल सीरियल किलर मानव जाति के तालाब के सबसे निचले स्तर के जीव हैं। बेरी लिखते हैं, वे बिना किसी अपवाद के सबसे खतरनाक प्रकार के हत्यारे हैं। वे पूरी तरह से अनैतिक हैं और उनमें जरा सी भी मानवीय भावना नहीं है। वह मर्डर ग्रुपीज के बारे में भी बताते हैं। वे लोग जो सीरियल किलर की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि वे इन हथियारों को बदल सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। बेरीडी कहते हैं कि यह एक खतरनाक भ्रम है। आप एक साइकोपैथ को नहीं बदल सकते, वे जो हैं वैसे ही रहेंगे। जेलों का वातावरण भी बेरीडी बखूबी बयान करते हैं। अमेरिकी जेलों में ब्रिटिश जेलों की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक माहौल होता है। डेथ रो पर
हमेशा एक खास गंध होती है, कीटाणुनाशक, ब्लीच और मानव मल मूत्र की मिलीजुली गंध। भाग 5। सभी आकार और प्रकार में आते हैं। हत्यारे, सीरियल किलर अलग अलग आकार, प्रकार और बुद्धि स्तर के होते हैं। जॉन वेन गेसी, जिसने 33 युवकों की हत्या की थी, एक सम्मानित नागरिक की छवि रखता था, पार्टियों में बच्चों का मनोरंजन करता था। दूसरी ओर हेनरी ली लुकास बेहद गंदा और अव्यवस्थित था। कुछ हत्यारे बेहद बुद्धिमान होते हैं, जैसे माइकल ब्रूस रॉस, जिसका आईक्यू बहुत ऊंचा था। वो बेहद वाक्पटु था, लेकिन अपनी ही तर्क में उलझकर खुद के खिलाफ सबूत दे बैठता था। वहीं रोनाल्ड डेफियो जूनियर, जिसने अमिटीविले हॉरर में अपने पूरे परिवार की हत्या की थी, उसे बेवकूफ बताया गया है। उसने पुलिस के लिए नक्शे बनाए कि सबूत कहाँ मिलेंगे। बेरीडी एक घटना सुनाते हैं जब एक हत्यारे ने उन्हें डराने की कोशिश की। वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और शांति से बात करता रहा। इस आत्मविश्वास ने हत्यारे को निहत्था कर दिया। वह समझ गया कि यह आदमी उससे नहीं डरता। बेरीडी कहते हैं कि एक बार जेल में ये हत्यारे सिर्फ नंबर बनकर रह जाते हैं। उनकी मीडिया में चर्चा खत्म हो जाती है, उनकी पहचान खत्म हो जाती है। वे सिर्फ कैदी नंबर बनकर रह जाते हैं। टेड बंडी का एक चौंकाने वाला कोट है जो बेरीडी ने उद्धृत किया है। हत्या वासना के बारे में नहीं है और ये हिंसा के बारे में नहीं है, ये कब्जे के बारे में है। जब तुम किसी महिला के शरीर से आखिरी सांस निकलती हुई महसूस करते हो, तुम उसकी आंखों में देखते हो, उस पल तुम भगवान हो रहे हो। भाग 6। कुछ लोगों तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते। कूल हैंड ल्यूक फिल्म का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, हमारे पास जो है वह है संवाद करने में विफलता। बेरीडी कहते हैं कि साइकोपैथ के साथ यही समस्या है, आप उन तक नहीं पहुंच सकते। प्रोफेसर रॉबर्ट हेयर का साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड बताता है कि साइकोपैथ में नैतिकता और सहानुभूति की पूरी कमी होती है। वे करिश्माई और चालाक हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। जोडी एरियास इसका एक आदर्श उदाहरण है। उसने अपने प्रेमी ट्रेविस अलेक्जेंडर की नृशंस हत्या कर दी, लेकिन आज भी उसके हजारों फॉलोअर्स हैं जो उसे निर्दोष मानते हैं। वह जेल से ही अपने अपराध के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करती रहती है। बेरीडी कई सीरियल किलर के इंटरव्यू के दौरान उनके पछतावे की कमी को देखते हैं। फिलिप कार्ल जैब्लॉन्स्की को अपने अपराधों पर गर्व है। गैरी रिबाउल्स अपने अतीत के बारे में बिना किसी पछतावे के बात करता है। आर्थर जॉन शॉक्रॉस अपने पीड़ितों के बारे में चौंकाने वाली बातें बताता है और उसके लहजे में जरा सी भी संवेदना नहीं होती। भाग 7। हत्या करने वाला मस्तिष्क। बेरीडी इस अध्याय में साइकोपैथी के न्यूरोलॉजिकल आधार की पड़ताल करते हैं। वो बताते हैं कि मानव नैतिकता सहानुभूति के बिना अकल्पनीय है। घृणा की भावना हमारे नैतिक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश लोग अनैतिक कार्यों से घृणा करते हैं, जो उन्हें ऐसे कार्य करने से रोकती है। एफएमआरआई स्कैन से पता चलता है कि जब सामान्य लोग परेशान करने वाली तस्वीरें देखते हैं तो उनके मस्तिष्क का एमिग्डाला नामक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो सहानुभूति की भावना पैदा करता है। लेकिन साइकोपैथ में यह हिस्सा निष्क्रिय रहता है। वे भयानक तस्वीरें देखकर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते। एमिग्डाला भय और आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। साइकोपैथ में यह हिस्सा अविकसित होता है। इसका कारण बचपन में लगी चोट, आनुवंशिक कारक या दूसरे कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि साइकोपैथ में डर और सहानुभूति की कमी होती है। हाइपोथैलेमस हमारी भूख, प्यास और यौन इच्छा को नियंत्रित करता है। जब यह हिस्सा बहुत सक्रिय हो जाता है तो यह अपराध की लत पैदा कर सकता है। जैसे चॉकलेट की लत, वैसे ही हत्या की लत। भाग 8। जॉन रेजिनाल्ड हॉलिडे क्रिस्टी। जॉन क्रिस्टी ब्रिटेन के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। बेरीडी बताते हैं कि क्रिस्टी का बचपन दुर्व्यवहार और यौन हताशा से भरा था। वह एक करिश्माई व्यक्ति था जो अपने अंदर के राक्षस को छुपाने में माहिर था। क्रिस्टी मुख्य रूप से कमजोर महिलाओं को निशाना बनाता था, खासकर विषयों को। वह पुलिस अधिकारी का भेष धार कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। उसकी हत्या करने की विधि गैस से दम घोंटना। हत्या के बाद वह अक्सर शवों के साथ अश्लील हरकतें करता था। क्रिस्टी ने कई हत्याएं की, जिसमें उसकी पत्नी और उसके किराएदार भी शामिल थे। उसने कभी अपने अपराधों के लिए पछतावा नहीं दिखाया। सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति टिमोथी इवांस को फंसा दिया, जिसे उसके अपराधों के लिए फांसी दी गई। बाद में जब क्रिस्टी पकड़ा गया तो सच्चाई सामने आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिलिंगटन प्लेस, जहां क्रिस्टी रहता था, अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये एक प्रतीक है कि कैसे समाज अपने अंधेरे इतिहास से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भाग 9। पीटर कुर्तेन, डसेल्डोर्फ का वैम्पायर। पीटर कुर्तेन को उसके मनोचिकित्सक ने यौन विकृतियों का राजा कहा था। वह इतिहास के सबसे बुरे सीरियल किलर में से एक माना जाता है। सैडिज्म शब्द मार्की डी साडे के लेखन से आया है, जो यौन इच्छाओं की बेरोक अभिव्यक्ति की वकालत करते थे। कुर्तेन सैडिस्टिक प्रवृत्ति का जीता जाता उदाहरण था। कुर्तेन का बचपन बेहद दर्दनाक था। वह 1883 में एक अपमानजनक परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता शराबी थे और घर में हिंसा आम बात थी। बचपन में ही उसने जानवरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने बचपन के दोस्तों की भी हत्या कर दी थी। एफबीआई प्रोफाइलर जॉन डगलस के अनुसार कुर्तेन का हिंसक व्यवहार उसके बचपन के आघात की प्रतिक्रिया थी।
हिंसा के माध्यम से वह अपने पीड़ितों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता था। कुर्तेन की पहली पुष्ट हत्या 1913 में हुई, जब उसने 10 वर्षीय क्रिस्टीन क्लेन की हत्या कर दी। उसके बाद उसके अपराध और भी भयानक होते गए। उसने गला घोंटा, चाकू मारे और यौन उत्पीड़न किया। वह अपने हिंसक कृत्यों से यौन सुख प्राप्त करता था। कुर्तेन को आखिरकार उसके एक शिकार के प्रयासों की वजह से पकड़ा गया। 1930 में उसे मौत की सजा दी गई। उसकी अंतिम बातें भी उसके विकृत मस्तिष्क की झलक दिखाती हैं। भाग 10। नेविल जॉर्ज क्लीवेली हीथ। नेविल हीथ एक करिश्माई और सैडिस्टिक व्यक्ति था, जिसने अपनी साइकोपैथिक प्रवृत्ति को छुपाने के लिए कई खोटे पहने थे। उसकी सुंदरता और आकर्षण उसे महिलाओं का शिकार करने में मदद करता था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। हीथ का जन्म 1917 में एक स्थिर परिवार में हुआ था, लेकिन उसने कम उम्र से ही परेशान करने वाला व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया था, जिसमें साथियों के प्रति सैडिस्टिक हरकतें शामिल थीं। वह एथलेटिक्स में प्रतिभाशाली था और सेना में जाना चाहता था, लेकिन अधिकारियों के साथ उसका संघर्ष रहता था। हीथ ने आरएएफ में जगह बनाई, लेकिन जल्द ही गबन और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में लिप्त हो गया। कई बार सेना से निकाले जाने के बाद उसने धोखे का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने शादी की और एक बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वह धोखेबाज और दुर्व्यवहार करने वाला बना रहा। हीथ ने 2 महिलाओं की नृशंस हत्या की। उसने अपने अपराधों के बाद भी सामान्य जीवन जीने की कोशिश की, यहाँ तक कि पुलिस से भी बातचीत की। आखिरकार वह पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा दी गई। उसके पीड़ित मार्गेरी गार्डनर और डोरेन मार्शल सामान्य जीवन और प्यार चाहती थीं, जबकि हीथ ने उनके साथ धोखा किया और उनकी हत्या कर दी। भाग 11। कर्नल डेविड रसेल विलियम्स। रसेल विलियम्स कनाडाई सेना में कर्नल था, एक सम्मानित पायलट और नेता, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा छिपा था। वह एक संगठित शिकारी था जिसने कई महिलाओं के घरों में सेंध लगाई, उनके अंडरवियर चुराए और उनकी तस्वीरें खींची। धीरे धीरे वह चोरी से यौन उत्पीड़न और अंततः हत्या तक पहुंच गया। विलियम्स का बचपन स्थिर था, लेकिन स्कूल में यौन शोषण के संपर्क में आने की संभावना है, जिसने उसके भविष्य के व्यवहार को प्रभावित किया होगा। वह सेना में तेजी से आगे बढ़ा, उच्च सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की और एक आदर्श अधिकारी माना जाता था। उसकी यह सामान्य छवि उसे अपने अपराधों को अंजाम देने में मदद करती थी। विलियम्स ने कॉर्पोरल मैरी फ्रांस कोमो और जेसिका लॉयड की हत्या कर दी। उसकी हत्या की विधि सैन्य परिशुद्धता को दर्शाती थी। उसने पहले कोमो के घर में चोरी की थी, फिर वापस जाकर उस पर हमला किया, बलात्कार किया और हत्या कर दी। जेसिका लॉयड का भी यही हाल हुआ। विलियम्स की गिरफ्तारी के बाद उसने अपने अपराधों के बारे में चौंकाने वाली बातें बताईं। उसका मामला इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे सामान्य दिखने वाले लोगों के अंदर अत्यधिक हिंसा की क्षमता हो सकती है। उसने कहा, लोग हिंसा पसंद करते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है। भाग 12। जोडी एन एरियास। जोडी एरियास आज भी दुनिया की सबसे चर्चित महिला हत्यारों में से एक है। वह अपने प्रेमी ट्रेविस अलेक्जेंडर की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रही है। बेरिडी उसे एक बर्फ ठंडा साइकोपैथ कहते हैं। एरियास का जन्म 1980 में हुआ था। उसने फोटोग्राफी में रुचि ली, जो बाद में उसके अपराध का केंद्र बिंदु बनी। उसके कई रिश्ते रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता ट्रेविस अलेक्जेंडर के साथ था, जिससे वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के जरिए मिली थी। ट्रेविस अलेक्जेंडर का बचपन भी कठिन था, लेकिन वह एक करिश्माई उद्यमी बन गया था। एरियास और अलेक्जेंडर के बीच एक यौन प्रधान रिश्ता था, जो धीरे धीरे जहरीला हो गया। जब अलेक्जेंडर ने रिश्ता खत्म करना चाहा, तो एरियास की ईर्ष्या और जुनून हिंसा में बदल गया। 4 जून 2008 को एरियास ने अलेक्जेंडर की नृशंस हत्या कर दी। उसने उसे कई बार चाकू मारा और सिर में गोली मार दी। अपराध स्थल भयानक था, जो ओवरकिल का संकेत देता था। हत्या के बाद एरियास ने सबूत मिटाने की कोशिश की और एक झूठी कहानी बनाई। एरियास के परस्पर विरोधी बयानों ने उसकी चालाक प्रकृति को उजागर किया। उसे गिरफ्तार किया गया और उसका मुकदमा बड़े पैमाने पर मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। बेरिडी कहते हैं कि एरियास एक नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ है, जिसमें अपने अपराधों के लिए कोई वास्तविक पछतावा नहीं है। भाग 13। डगलस डेनियल क्लार्क और कैरल मैरी बंडी। डगलस क्लार्क और कैरल बंडी सनसेट स्ट्रिप किलर के नाम से कुख्यात हैं। क्लार्क आज भी डेथ रो पर है, जबकि बंडी की 2003 में मौत हो गई। बंडी का बचपन दुर्व्यवहार से भरा था। उसकी कई असफल शादियां हुईं और उसका आत्मसम्मान बेहद कम था। वह एक नर्स बन गई, लेकिन उसका निजी जीवन अव्यवस्थित था। क्लार्क को आकर्षक और चालाक बताया गया है, जो अपने रूप रंग का इस्तेमाल दूसरों का फायदा उठाने के लिए करता था। उनका रिश्ता अन्य कुख्यात हत्यारे जोड़ों की तरह था। क्लार्क ने बंडी की कमजोरियों का फायदा उठाया और बंडी ने क्लार्क की। बंडी का सेक्स और हिंसा के प्रति जुनून उनके अपराधों को बढ़ावा देता था। उन्होंने कई वेश्याओं की हत्या की। उनके अपराध भयानक थे। एक घटना में बंडी ने एक वेश्या का सिर काट दिया और उसे एक पार्क में रख दिया। पार्क का एक चौंकाने वाला बयान है, मैं एलए में रहने के बाद से लगभग 100 वेश्याओं को जानता हूँ। उनके साथ बातचीत करना महत्वपूर्ण है। मैं उन पर चमकता हूँ जब वे सीधे काम पर आ जाती हैं। बेरिडी क्लार्क को एक पहेली कहते हैं। उसकी कहानी और उसके कृत्य एक गहरी मनोवैज्ञानिक विकृति की ओर इशारा करते हैं। साइकोपैथी की चौंकाने वाली सच्चाई। तो दोस्तों, ये थी क्रिस्टोफर बेरी डी की किताब
टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस की कहानी। इस किताब ने हमें उन अंधेरे मनोवैज्ञानिक दुनिया में झांकने का मौका दिया जहां सहानुभूति और पछतावा जैसी भावनाएं नदारद हैं। हमने सीखा कि सीरियल किलर हमारे बीच ही रहते हैं, बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह। उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। वे करिश्माई हो सकते हैं, आकर्षक हो सकते हैं, समाज के सम्मानित सदस्य हो सकते हैं, और फिर भी उनके अंदर एक राक्षस छिपा होता है। हमने सीखा कि साइकोपैथी के पीछे न्यूरोलॉजिकल कारण है। उनका एमिगडाला ठीक से काम नहीं करता, उनमें डर और सहानुभूति की भावना नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बेरी डी की सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि हमें इन हत्यारों के लिए कभी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। उनके आंसू नकली हैं, उनका पछतावा दिखावा है, वे सिर्फ अपनी दुर्दशा के लिए दया चाहते हैं। टेड बंडी के शब्दों में, मैं सबसे ठंडे दिल वाला कमीना हूँ जिससे तुम कभी मिलोगे। मेरे जैसे लोग तुम्हारे अगले दरवाजे पर रह सकते हैं। यह एक डरावनी सच्चाई है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।